मेरी माँ ने बस इतना कहा था कि कल से स्कूल खुल रहे हैं और मैं ऐसा डरा कि सीधा 3 साल के लिए बिस्तर पर ही सो गया। इन 3 सालों में मैंने सपना देखा कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 इंसान बन चुका हूँ और मेरी 9 बेहद खूबसूरत सेंटेंसेस बीवियां हैं। पर जैसे ही मैंने उनके साथ पहली रात बिताने का प्लान बनाया, एक भयानक हेवनली ट्रिबुलेशन आई और मेरी सोल के चिथड़े उड़ गए। अगले ही पल मैं हॉस्पिटल में जाग गया और मुझे मिली एक स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो 9 सेंटेंसेस भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जा चुकी हैं। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड है। अनगिनत एंशिएंट फॉर्मूलाज और मंत्र मेरे दिमाग में मर्ज हो रहे हैं। क्या ये सब सच था? मैं अचानक झटके से उठ बैठा और मेरा सिर किसी बहुत ही इलास्टिक चीज से टकराया। मैंने आंखें खोली और देखा कि कोई पीछे की तरफ गिर रहा है, तो मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लिया। पर मेरा हाथ कहाँ पड़ा? ये तो बहुत सॉफ्ट और बड़ा है। धुंधली आंखों से मुझे एक बेहद खूबसूरत चेहरा नजर आया। मुंह से अचानक निकला, वाइफ। मैं अब भी थोड़ा होश में नहीं था। मुझे लगा शायद मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूं। सामने जो चेहरा था वो हूबहू मेरे सपने वाली वाइफ जैसा ही था। मैं अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस के होश उड़ गए। 3 साल से कोमा में पड़ा एक वेजिटेटिव पेशेंट अचानक जाग गया। और जागते ही उसने क्या किया? मशहूर ब्यूटी डॉक्टर सू रूबिंग के साथ बदतमीजी। अनगिनत डॉक्टर्स और पेशेंट्स की नजरों में सू रूबिंग एक आइस क्वीन गॉडेस थी। वो जितनी खूबसूरत थी उसकी बॉडी उतनी ही शानदार थी, खासकर उसके लैब कोट के अंदर का वो कर्वी फिगर जो हमेशा सबकी नजरों का टारगेट रहता था। और अब ये पेशेंट शायद इसी को देखकर होश में आ गया था। हाथ छोड़ो। दांत पीसती हुई उस आवाज ने जियांग बाई को पूरी तरह होश में ला दिया। ये सपने वाली वाइफ नहीं थी। जियांग बाई हाथ छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गलती से फिर से दबा दिया। ये चेस्ट कुछ सही नहीं लग रही, इसके अंदर कुछ है। धपाक। एक जोरदार मुक्का सीधा जियांग बाई के मुंह पर पड़ा और वो वापस बिस्तर पर जा गिरा। गिरे हुए इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगी। सू रूबिंग गुस्से से पागल हो चुकी थी। डॉक्टर सू, शांत हो जाइए, प्लीज कुछ मत करिए। दो नर्सेज ने फौरन सू रूबिंग को पकड़ा। वो पेशेंट है, अभी अभी होश आया है उसे। हाँ डॉक्टर, शायद उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। आखिर 3 साल बाद सोकर उठा है। गुस्सा थूक दीजिए। सू रूबिंग की चेस्ट गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे नजारा और भी इंटेंस हो गया था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में करने की पूरी कोशिश की और कहा, इसके घर वालों को अंदर भेजो। इतना कहकर सू रूबिंग गुस्से में वार्ड से बाहर निकल गई। अरे यार, उसकी चेस्ट में सच में कोई प्रॉब्लम है। अंदर कुछ बढ़ा हुआ है, शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जांग बाई मासूमियत के साथ फिर से उठ बैठा। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। देखो तो, फायदा भी उठाया और अब डॉक्टर भी बन रहा है। एक नर्स ने काफी तमीज से कहा, जांग मिस्टर, आप अभी होश में आए हैं, आराम कीजिए। हम आपकी गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम बाहर चली गई। पर मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? जियांग बाई ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। उसका दिमाग बहुत मेसी था। उसमें हजारों सालों की मेडिकल स्किल्स, अल्केमी और कल्टीवेशन के तरीके भरे हुए थे। वो सब उसे सपने में मिले थे, पर वो सब आज भी उसे एकदम साफ साफ याद थे। क्या ये सब सच में असली है? नहीं, मुझे इसे टेस्ट करना होगा। जियांग बाई पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसने सपने में हजारों बार की हुई हेवनली डाओ आर्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश की। अगले ही पल उसे चारों तरफ से एक जानी पहचानी एनर्जी महसूस होने लगी। जांग बाई खुशी से झूम उठा। यही तो ची है। इसका मतलब वो टेक्निक असली है। भले ही यहाँ की ची बहुत कम थी और उस इमॉर्टल वर्ल्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, पर यहाँ कल्टीवेशन करना मुमकिन था। जांग बाई ने अपनी ची को अपनी नसों में घुमाना शुरू किया ताकि वो अपनी बॉडी की कमजोरी को दूर कर सके। वक्त बीतता गया और तभी किसी के हाई हील्स की आवाज वार्ड की तरफ बढ़ी। आंखें खोलते ही उसके सामने एक शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सू रोबिंग से जरा भी कम नहीं था और उसकी बॉडी प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट थी। तुम सच में जाग गए। उस औरत ने जियांग बाई को देखा, पर उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक शौक था। जियांग बाई कुछ कहता उससे पहले ही एक नर्स अंदर आई। अचानक वो औरत जियांग बाई के ऊपर झपट पड़ी। बहुत अच्छा हुआ हबी, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे लगा था तुम अब कभी नहीं उठोगे। उसकी आवाज में एक नकली रोना था।
जांग भाई अचानक हुए इस हमले से सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। नर्स ने ये रोमांटिक नजारा देखा और फौरन बाहर चली गई। उसने जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया। नर्स चली गई है, अब ये ड्रामा बंद करो। जांग भाई ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। बताओ तुम हो कौन, और वैसे तुम्हारी एक्टिंग काफी खराब है। रोना एकदम नकली लग रहा था। वो औरत धीरे से शांत हुई और बोली, मेरा नाम चीन श्रेया है। क्या तुम्हें 3 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है? एक्सीडेंट। पुरानी यादें किसी बाढ़ की तरह दिमाग में वापस आईं और जान बाई पूरी तरह से हकीकत में लौट आया। उसे याद आया कि ग्रेजुएशन के दिन वाली वो डिनर पार्टी, फिर केटीवी से बाहर निकलना और शराब के नशे में एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाना। रुको, चीन श्वेयाओ, ये तो जांग सिटी यूनिवर्सिटी की वो जीनियस ब्यूटी है। जांग बाई को अचानक ये नाम याद आया। उन दिनों चिन श्वेयाओ का नाम पूरे शहर में गूंजता था। वो हमेशा स्कूल ब्यूटी की लिस्ट में टॉप पर रहती थी। भले ही वो उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, पर जब उसने ग्रेजुएशन पूरी की तब तक चिन सुएओ अपनी पीएचडी खत्म कर चुकी थी। भाई साहब, उस वक्त तो उसे एक बार देखना भी मुमकिन नहीं था, और आज वो जीनियस ब्यूटी मेरी गोद में बैठी है। जियांगबाई का उत्साह बढ़ गया। इतना सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने बिना किसी झिझक के शेयाओ की कमर को पकड़ लिया और धीरे से उसे दबाया। वाकई बहुत शानदार फीलिंग है। तुम बदतमीजी मत करो। चीन शुयाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये अभी अभी उठा है और इतना ठरकी कैसे हो सकता है? सॉरी, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। जान बाई दंग रह गया। तो ये लड़की ही वो गुनहगार है, तभी ये मेरे साथ इतनी अच्छी बन रही है। जान बाई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। चिन शुयाओ का चेहरा अब थोड़ा सीरियस हो गया। एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया और तुम्हारी देखभाल की। नर्सेस को लगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उस वक्त मेरे दादाजी मुझे कियाओ फैमिली के कियाओ संशी के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। पर वो कियाओ संशी बहुत ही घटिया और पॉवर्ड किस्म का इंसान है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने झूठ बोल दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब पूरे शहर को लगता है कि 3 साल से किन सिटी की सबसे बड़ी ब्यूटी का एक वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड है। जियांग भाई अब समझा कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ से आई। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हें इसकी कॉम्पेंसेशन दूंगी। चीन श्रेयाओ ने एक शर्मिंदा स्माइल दी। पर अभी मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा? जियांग भाई ने मजाक में पूछा। नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। चीन श्वेओ बहुत सीरियस थी। मैंने 3 साल तक तुम्हें अपना शील्ड बनाया, पर दादाजी अभी भी मुझे क्या संशी से शादी करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शहर की सबसे अमीर क्या फैमिली का वारिस है। जियांग भाई, चलो एक डील करते हैं। तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई भी मुश्किल से पूरी कर पाए थे, और जागते ही तुम्हारे पास ना नौकरी है ना पैसा। मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी, और 1 साल बाद जब हम डिवोर्स करेंगे तो मैं तुम्हें 100 लाख 1 करोड़ रुपए दूंगी। ये तुम्हें रातों रात अमीर तो नहीं बनाएगा, पर तुम्हारी आगे की लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। किन शुयाओ उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है? बहुत बढ़िया, चलो शादी करते हैं। जांग बे ने सिर्फ 3 सेकंड लिए। 1 करोड़ की बात हो तो ज्यादा सोचना पैसे की तौहीन होगी। उसे सच में पैसों की जरूरत थी। आखिरकार अब उसके पास कुछ नहीं था। भले ही वो कल्टीवेशन कर सकता था, पर उस काम में भी बहुत पैसा लगता है। वाइफ, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी चाहिए। किसी को भी हॉस्पिटल पसंद नहीं होता, और जंग बाई को तो बिल्कुल नहीं। तुम अभी अभी उठे हो, तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं। पर चिन शुआ की बात पूरी होने से पहले ही जियांग बाई ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और वार्ड में टहलने लगा। क्या मुझे और कोई प्रूफ देने की जरूरत है? मेरी बॉडी एकदम फिट है। चाहो तो वो सब भी कर सकते हैं जो एक मियाँ बीवी करते हैं। नहीं, तुम पहले मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर्स बनवा कर आती हूँ। शीन शुयाओ थोड़ी घबरा गई, और उसे हैरानी भी हुई। भला ऐसा कौन सा कोमा वाला पेशेंट है जो उठते ही इतना फुर्तीला हो गया? जियांग बाई ने उसे नीचे उतारा, पर उसका मन नहीं भरा। बॉडी तो बहुत ही मजेदार है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े और जूते लाई हूं, इन्हें बदल लो। शिन शुयाओ ने एक बैग दिया और बाहर जाने लगी। अरे सुनो, एक बात तो मैं भूल ही गया। जांग बई ने बहुत ही संजीदगी से कहा, भले ही मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूं क्योंकि तुम्हारा फिगर बहुत शानदार है, पर अगर सच में साथ सोना पड़ा तो बॉडी सेलिंग में आएगा। और देखो, मैं अपना हुनर और जिस्म दोनों बेच सकता हूं,
पर जिस्म बेचने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। किन श्रेया ने उसे गुस्से में घूरा। उसका मन किया कि उसे थप्पड़ मार दे। तुम जब कोमा में थे तब ज्यादा प्यारे लगते थे। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चली गई। हद है यार। इमॉर्टल वर्ल्ड की 9 सेंटेंसेस मेरे साथ सोने की तरसती थी। जांग भाई खुद से बड़बड़ाया, पर अफसोस वो सब बस एक सपना था। शक्तियां तो बाहर आ गईं, पर वो लड़कियां नहीं आ पाईं। चलो नहा लेते हैं। जांग भाई ने देखा कि वार्ड का बाथरूम भी काफी लग्जरी है। वहां एक शानदार शॉवर भी था। पर तभी दरवाजा खुला और कुछ आवाजें आईं। साले, तू तो बड़ा चालू निकला रे गवार। एक लड़का अंदर आया जिसने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। दरवाजे पर 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मैं चिन चांगफोंग हूँ, चिन श्रेयाओ का भाई। और सुन, तू जैसा भिखारी मेरी बहन के साथ रहने का सपना भी मत देखना। किम चांगफोंग ने गड्डियों का एक बंडल फेंका। ये 1 लाख रुपए है। इन्हें उठा और अभी के अभी दफा हो जा। सिर्फ 1 लाख। तू मुझे भिखारी समझ रहा है क्या? जांग बाई की नजरों में नफरत थी। सब चीन फैमिली के हैं, पर ये बंदा इतना कंजूस क्यों है? किम चांगफोंग पहले तो चौंक गया, फिर हंसा। अच्छा, तो तुझे ज्यादा चाहिए? अपनी कीमत बता। 100 लाख, 1 करोड़। जियांग बाई को पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर अभी 1 करोड़ मिल जाए तो उसे 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साले गवार, तुझे लगता है तेरी कीमत इतनी है? चेन चांगफोंग गुस्से से लाल हो गया। अगर पैसा नहीं दे सकता तो मेरा सर मत खा और बाहर निकल। जांग बाई अब बोर हो रहा था। हरामखोर, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही। चिन चांगफोंग ने इशारा किया। अंदर आओ। इस साले को फिर से मार मार कर कुएं में पहुंचा दो। वो दोनों तगड़े गुंडे अंदर आए और बिना कुछ कहे जांग बाई के सिर पर मुक्का मारने के लिए लपके। जांग बाई ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के मुक्के पकड़ लिए। उसने बस थोड़ा सा जोर लगाया और मरोड़ दिया। दोनों गुंडे दर्द के मारे चिल्ला उठे। बाहर निकल। जांग बाई ने उन्हें धक्का दिया। दोनों गुंडे वार्ड से बाहर जा गिरे। तू भी निकल। जियांग बाई ने एक लात मारी और चिन चांगफोंग को भी बाहर फेंक दिया। गवार, तू देख लेना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिन चांगफोंग की जान हलक में थी, पर उसकी फिर से अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। जियांग बाई को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं एक इमॉर्टल सॉवरेन रह चुका हूं, ऐसे कीड़ों से डरूंगा क्या? पर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका स्वभाव बदल गया है। पहले वो बहुत ही सीधा और दब्बू किस्म का था, पर अब वो अपनी ये न्यू पर्सनालिटी पसंद कर रहा था। जांग बाई बाथरूम गया, खुद को साफ किया और नए कपड़े पहन लिए। फिर उसने चिंग चांगफोंग के वो 1 लाख रुपए एक बैग में डाल लिए। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गईं। चिन श्रेया वार्ड में आई और चौंक गई। ये पैसे कहाँ से आए? अरे, तुम्हारा भाई आया था मुझे गेट वेल सून कहने। जांग बाई की स्माइल बहुत शानदार थी। वैसे तुम्हारा भाई बंदा तो बड़ा नेक है। चीन चांगफोंग। चीन श्रेयाओं ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो और तुम्हें पैसे देगा? ये मुमकिन नहीं है। फिर उसे समझ आया, क्या उसने तुम्हें पैसे देकर यहां से जाने के लिए कहा था? खैर, उसे छोड़ो। दादाजी का फोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पक्का चीन चांगफोंग ने ही उन्हें ये सब बताया होगा। जांग सिटी में बहुत सारे अमीर परिवार थे। 3 सबसे बड़े टॉप टीयर परिवार और 8 फर्स्ट क्लास परिवार। फर्स्ट क्लास परिवारों की संपत्ति हजारों करोड़ में थी, और किन फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। रिकैप: तुम्हारी माँ ने कल स्कूल जाने के लिए कहा और तुम 3 साल के लिए सो गए। सपने में तुम इमॉर्टल वर्ल्ड के राजा थे और 9 बीवियां थीं, पर जागते ही तुम्हें यहाँ एक स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड मिल गई। और उन 9 सेंटेंसेस का भी अब इस दुनिया में जागने का वक्त आ गया है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। जियांग सिटी का बाहरी इलाका, चीन मैनर। चीन श्रेया ने जियांग बाई का हाथ थाम रखा था और दोनों अंदर गए। हॉल में बहुत भीड़ थी, जिनमें चीन चांगफोंग भी खड़ा था। साले गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चिन चांगफोंग गुस्से में आग बबूला था। उसने अपने सफेद बालों वाले दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, जियांग बाई मेरी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने बस 1 लाख देकर उसे टेस्ट किया था और उसकी असलियत सामने आ गई। वो मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा था, और जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। वो बूढ़ा आदमी किन फैमिली का मुखिया था, किम जनजांग, जिनकी उम्र 70 साल थी। दादाजी, ये सच नहीं है। किन शुएओ ने सफाई देनी चाहिए। बस बहुत हुआ। किन जनजांग की आवाज में एक दबदबा था। जांग बाई, तुम होश में आ गए, मुझे खुशी है। पर तुमने पहले ही श्वेयाओं के 3 साल बर्बाद कर दिए हैं, अब और नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगा। ये लो 1 करोड़ का चेक, इसे उठाओ और चले जाओ। दादाजी, मैं और जियांग बाई एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं।
चिन शुयाओ घबरा गई। उसने जियांग बाई का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और उसे इशारों में चेक लेने से मना किया। शुयाओ, याद रखना, सच्चे प्यार की भी एक कीमत होती है। चिन जिनजियांग बहुत शांत थे। जियांग बाई, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, पर यह चेक लेना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर पैसे से काम बन सकता है तो हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चीन सर, आप तो बड़े दरियादिल निकले। उस कंजूस चीन चांगफोंग से तो कहीं ज्यादा बेहतर। जियांग बाई मुस्कुराया। पर देखिए ना, श्रेयाओ इतनी खूबसूरत है और ऊपर से अमीर भी, और सबसे जरूरी, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तो सर, इस काम के लिए पैसे थोड़े और लगेंगे। अब मुझे 10 करोड़ 1 रुपए चाहिए। चिन फैमिली के हर सदस्य के होश उड़ गए। साले गवार, तू लूट मचा रहा है क्या? चिन चांगफेंग चिल्लाया। दादाजी देखिए, ये लालची इंसान मेरी बहन के लायक नहीं है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। दादाजी, जियांग बाई बस गुस्से में कह रहा है, वो ऐसा नहीं है। चिन शियाओ ने जियांग बाई के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? वो इतने पैसे कभी नहीं देंगे। 1 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अरे, कोशिश करने में क्या बुराई है, शायद मिल जाए। जियांग बाई मजाक के मूड में था। वैसे भी चीन शुया उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसे बस अपनी आजादी और पैसों से मतलब था। 10 करोड़ मैं दूंगा तुम्हें। तभी दरवाजे से एक आवाज आई। एक लंबा और गोरा लड़का अंदर दाखिल हुआ। लो, आ गया ना एक बकरा। जियांग बाई काफी खुश था। क्या तुम इस बकरे को जानती हो? चीन शुया उसे अच्छे से जानती थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। क्या हो थर्ड मास्टर, आप यहाँ? चीन चांगफुंग फौरन उसकी चापलूसी करने पहुंच गया। यहां तक कि चीन जंजांग ने भी उठकर उसका स्वागत किया। तो तुम ही जियांग बाई हो, चाओ फैमिली का तीसरा बेटा। चाओ सनशी अकड़ के साथ जियांग बाई के सामने खड़ा हो गया। पूरा शहर जानता है कि मैं श्रेया को कितना पसंद करता हूं। अगर तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ तो मैं तुम्हें वो 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। वाह क्या हो साहब, आप तो बड़े ही हैंडसम और दानी निकले। जियांग बाई की मुस्कान बहुत चौड़ी थी। तो पैसे कब मिलेंगे? पैसे मिलते ही मैं यहां से फौरन निकल जाऊंगा। चिंगशुयाओ का दिल टूट गया। उसे लगा कि जियांग बाई सच में पैसों का भूखा है। उसे फिर से लगा कि वो कोमा में ही ज्यादा अच्छा था। हाँ हाँ हाँ, चाओ संसी जोर से हंसा। बेवकूफ, तुझे सच में लगा कि मैं तुझे पैसे दूंगा? तू 1-2 कौड़ी का गवार है जो 3 साल तक मुर्दे की तरह पड़ा रहा। अब जागते ही तुझे अमीर बनना है। सपना देखना बंद कर। तेरी असलियत सबके सामने है। अब तुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना वरना तो वेजिटेटिव नहीं, सीधा एक लाश बनकर बाहर जाएगा। अरे यार, तुम अमीर लोग अपनी बात के इतने कच्चे क्यों होते हो? जियांग बाई थोड़ा उदास था। 10 करोड़ दे देते तो मैं सच में चला जाता। बेवकूफ, तेरे जैसे कचरे को इज्जत कौन देता है? चीन चांगफोंग ने ताना मारा। 10 करोड़ तो छोड़, तू सड़क के कुत्ते से भी बदतर है। तुझे 1 लाख देना भी एहसान था। अब चुपचाप निकल, वरना तुझे अपाहिज बनाकर सड़क पर फेंक दूंगा। श्रेयाओ, तुमने देख लिया ना, जिस आदमी के लिए तुम 3 साल तक रुकी रही वो ऐसा निकला। चीन झंझांग गुस्से में थे। गार्ड, इस नीच इंसान को बाहर फेंको। 7-8 तगड़े बॉडीगार्ड्स जियांग बाई की तरफ लपके। रुको, चीन श्रेयाओ चिल्लाए, कोई भी जियांग बाई को हाथ नहीं लगाएगा। श्रेयाओ, जो इंसान तुम्हें एक सामान की तरह बेच रहा है, तुम अभी भी उसका साथ दे रही हो। चीन झंझांग ने दहाड़ कर कहा, हटाओ इसे और अपना काम करो। 2 गार्ड्स चीन श्रेयाओ को खींचने लगे, जबकि बाकी सब जियांग बाई की तरफ बढ़े। चीन बुड्ढे, तू ये नाटक बंद कर। तू भी तो इसे क्या और संशी को अच्छे दाम में बेचना चाहता है। जियांग बाई ने हिकारत से देखा और अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। देखते ही देखते सारे बॉडीगार्ड जमीन पर तड़प रहे थे। पैसों के लिए मैंने तुम सबको बहुत बर्दाश्त कर लिया। जियांग बाई पलक झपकते ही चिन चांगफोंग के सामने पहुंच गया। चलो, अब तुम पैसे नहीं दे रहे तो मैं भी अपना हाथ नहीं रोकूंगा। तू मुझे अपाहिज बनाना चाहता था ना, ले पहले तू बन। जियांग बाई ने एक जोरदार लात उसके घुटने पर मारी। कड़क, एक भयानक चीख हॉल में गूंज गई। जियांग बाई रुका नहीं। वो तेजी से मुड़ा और चा संशी का गला दबोच लिया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। और तू तू मुझे मारना चाहता था। चिन शुया और फटी आंखों से ये सब देख रही थी। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो अभी होश में आया है। चाओ संशी का चेहरा नीले पीले पड़ने लगा। वो सांस के लिए तड़प रहा था। छोड़ो उसे जियांग बाई। चीन शुयाओ ने दौड़कर जियांग बाई का हाथ पकड़ा। शांत हो जाओ, वो मर जाएगा। जियांग बाई ने एक झटके में क्याओ संशी को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया।
गिरे हुए इंसान, मुझे मारना चाहता है। मैं तुझे एक हाथ से मसल सकता हूँ। जान बाई को होश आया कि ये इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ हर किसी को मारना भारी पड़ सकता है। क्या उस संशी पागलों की तरह खांसने लगा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। दादाजी, जांग बाई अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, उसे गुस्सा मत दिलाइए। चीन शुया ने जांग बाई का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, भाभी प्लीज शांत हो जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। चीन शुया उसे खींचकर बाहर ले गई। उसे लगा कि अभी निकलना ही बेहतर है, और उसे यह भी समझ आ गया कि वो जियांग बाई के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे उससे गहराई में बात करनी होगी। इस बार किसी ने उन्हें नहीं रोका। जब वो चले गए तब क्या संशी को अपनी सुधाई कमीना गवार, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो गुस्से में फोन निकालकर अपने लोगों को बुलाने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। क्या क्या फयान जाग गई। उसी वक्त शहर के एक पॉश इलाके के जाननम विला के बाहर एक लग्जरी कार रुकी और सू रोबिंग बदहवास होकर विला के अंदर दौड़ी। गार्डन में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की बैठी थी, जिसके बाल कमर तक लंबे थे। उसका चेहरा थोड़ा पीला था पर बेहद खूबसूरत। आहट सुनकर उसने सिर उठाया और मुस्कुराई। रोबिंग, बहुत दिनों बाद मिली। फयान, तुम सच में ठीक हो? सो रोबिंग की आवाज कांप रही थी। सामने खड़ी लड़की क्याओ फैमिली की जीनियस स्टार थी, जिसने 20 साल की उम्र में अरबों का बिजनेस संभाला था। शहर की नंबर वन ब्यूटी, जो 4 साल पहले कोमा में चली गई थी। क्याओ फैमिली ने दुनिया भर के डॉक्टर्स को बुलाया, पर सब हार मान चुके थे। सबने मान लिया था कि यह हुस्न की परी अब कभी नहीं जागेगी। पिछले 2 सालों से तो च्याओ फैमिली ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर सू रोबिन डटी रही। आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, मैं जाग गई, च्याओ ने धीरे से कहा। मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा, और जब सपना खत्म हुआ तो मेरी आंखें खुल गईं। जाग गई, यही काफी है। सू रोबिन ने उसका हाथ पकड़ा। फयान, मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो। कुछ देर बाद सू रोबिन हैरान रह गई। ये तो एक चमत्कार है, तुम एकदम हेल्दी हो। इत्तेफाक देखो, आज सुबह हमारे हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट जाग गया, जो 3 साल से कोमा में था, और वो जागते ही इतना एक्टिव था कि कोई उसे बीमार कह ही नहीं सकता। सो रूबिन को फिर से उस बदतमीजी की याद आई और उसने दांत पीसे। अपनी पूरी लाइफ में किसी ने उसे वहां हाथ नहीं लगाया था, पर वो एक पेशेंट से क्या ही बदला लेती। रूबिन, सुना है तुम सालों से कोमा से जगाने के तरीके पर रिसर्च कर रही थी। शायद तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। क्या फेयान मुस्कुराई। काश ऐसा ही होता, पर सच ये है कि मेरा रिसर्च अभी अधूरा ही था। तुम्हारा जागना महज एक इत्तेफाक है, और वो जियांग बाई नाम का लड़का तो मेरा पेशेंट भी नहीं था। च्याओ फियान ने अचानक सू रोबिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। रोबिंग, तुमने क्या नाम कहा? उसका नाम क्या था? जियांग बाई। क्यों, क्या हुआ? सू रोबिंग उलझन में थी। फियान, क्या तुम उसे जानती हो? क्या फियान ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए दिल काबू में किया। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। उसने सिर हिलाया, और उसके दिमाग में हजारों यादें और तस्वीरें चमक रही थीं। हबी, क्या ये वाकई तुम हो? कहानी जारी है। वाइफ, क्या ये वाकई तुम हो? जांग बाई के मन में हलचल मची थी। तभी चिन शुयाओ ने अपनी कार रोकी और शक भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। तुम्हें मार्शल आर्ट्स कब से आने लगा? जांग बाई ने मजाक में टाल दिया। स्कूल ब्यूटी, तुम अभी मुझे जानती ही कहाँ हो। चीन शुयाओ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने फौरन एक अग्रीमेंट निकाला और पेनल्टी की रकम में 2 जीरो और बढ़ा दिए। ये हमारी मैरिज अग्रीमेंट है, इसे चुपचाप साइन करो। आज सैटरडे है तो ऑफिस बंद है। मंडे को हम कोर्ट जाएंगे। और सुन लो, अगर तुमने फिर से मुझे बेचने की कोशिश की तो तुम्हें 1 बिलियन 100 करोड़ का फाइन देना होगा। उसे लगा कि ये लालची इंसान पैसे के चक्कर में मान जाएगा। जांग बे ने भी बिना नखरे किए साइन कर दिया। जब कोई और बकरा पैसा देने को तैयार नहीं है, तो फिलहाल इसके पैसे से ही काम चलाना होगा। चलो, आज मैं तुम्हें ग्रैंड ट्रीट देती हूँ। चीन श्रेया खुश थी। करीब 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसे ही वो कार से उतरे, सामने से एक जोड़ा बाहर आ रहा था। लड़की काफी बोल्ड और लड़का मसल से भरा हुआ था। ओह, चिन श्रेया, आखिरकार तुमने मासूमियत का नकाब उतार ही दिया। उस लड़की की आवाज में जहर था। पूरे शहर की प्योर ब्यूटी प्रेसिडेंट अब खुलेआम चोरी छिपे मजे कर रही है। रिकैप, तुम्हारी माँ ने कल स्कूल जाने के लिए कहा, और तुम 3 साल के लिए सो गए। सपने में तुम इमॉर्टल वर्ल्ड के राजा थे और 9 बीवियां थीं।
पर जागते ही तुम्हें यहाँ एक स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड मिल गई, और उन 9 सेंटेंसेस का भी अब इस दुनिया में जागने का वक्त आ गया है। सॉन्ग यूजियाओ, तुम हर जगह कैसे टपक जाती हो? चीन शुयाओ के चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। सॉन्ग यूजियाओ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और सॉन्ग फैमिली भी शहर की जानी मानी फर्स्ट क्लास फैमिली थी। चीन शुयाओ पिछले 3 सालों से अपने वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड के लिए वफादार थी, और इस वजह से उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। पर सॉन्ग यूजिया बिल्कुल अलग थी। वो मर्दों को कपड़ों की तरह बदलती थी। लोग हमेशा उन दोनों को कंपेयर करते थे, और इसी जलन की वजह से सॉन्ग यूजिया उससे नफरत करती थी। क्या हुआ? सच कड़वा लग गया। सॉन्ग यूजिया ने फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब मैं सबको तुम्हारी इस प्योर प्रेसिडेंट वाली असलियत दिखाऊंगी। वैसे किन शुयाओ, अगर चीटिंग करनी ही थी तो भी ढंग का मर्द ढूंढती। ये पतला दुबला छोरा क्या तुम्हें सेटिस्फाई कर पाएगा? उसने मजाक उड़ाते हुए जियांग बाई को देखा। मेरे बारे में छोड़, अपने साथ वाले इस 3SECOND मैन की फिक्र कर। मैं कम से कम 3 घंटे टिकता हूँ, और ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। जियांग बाई को गुस्सा आ गया। उसे याद आया कि वो उन सेंटेंसेस के साथ 7 7 दिन तक बिस्तर से नहीं उठता था। चीन शुयाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा जियांग बाई कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रहा है। पर वो मसल मैन भड़क गया। साले लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अरे O3SECOND मैन, क्या तुझे खुद अपनी हालत नहीं पता? जियांग भाई ने हिकारत से देखा। तेरे साथ खड़ी ये लड़की अपनी आग बुझाने के लिए तड़प रही है। अगर तुम अभी रूम पर गए ना, तो ये तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देगी। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी कोई दुखती रग दब गई हो। अचानक उसने अपना पेट पकड़ा। सॉरी, मेरा पेट बहुत खराब है, मुझे फौरन टॉयलेट जाना होगा। वो बदहवास होकर अंदर भागा, और सॉन्ग यूजाओ का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। वाइफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कमजोर है? हबी, क्या तुम सच में देख सकते हो कि वो कमजोर है? चीन शुयाओ ने अब उसे हबी बुलाना शुरू कर दिया था। ओह, तो इसे सहलाते वक्त तुम्हें अपने उस वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड की याद नहीं आती जो हिल तक नहीं सकता? सॉन्ग यूजाओ अभी भी जहर उगल रही थी। मिस सॉन्ग, शायद आपको अपने दुश्मन के बारे में और रिसर्च करनी चाहिए। जियांग बाई ने एक गहरी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही वो वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड हूँ? सॉन्ग यूजाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम जाग गए? ये कैसे मुमकिन है? चिन श्रेया ने आखिरी वार किया, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। सॉन्ग यूजाओ गुस्से में पागल हो रही थी। तभी उसका फोन बजा, और फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। हाँ हाँ हाँ, चिन श्रेया, तुम्हें पता है क्या न्यूज़ मिली है? शहर का असली लेजेंड क्याओ फैमिली की क्याओ फेयान जाग गई है। वो न सिर्फ जागी है, बल्कि अपनी अरबों की प्रॉपर्टी भी कंट्रोल कर रही है। कल रात उसने एक बड़ी पार्टी रखी है, और वो अपना बिजनेस पार्टनर चुनेगी। और तुम अपने इस बेकार बॉयफ्रेंड की वजह से वो सुनहरा मौका पहले ही खो चुकी हो। हाँ हाँ हाँ, सॉन्ग यूजिया मजे लेते हुए वहां से चली गई। पर जियांग बाई के होश उड़े हुए थे। क्याओ फेयन, सेंटेस क्याओ फेयन, वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। खाना बहुत शानदार था, पर चिन श्रेया सिर्फ फोन पर लगी हुई थी। जांग बई को लगा था कि वो सब बस एक सपना था, पर अब उसे यकीन हो गया कि वो 9 सेंटेंसेस हकीकत है। मेरा पेट भर गया, चलो घर चलते हैं। चिन श्रेया ने अपनी प्लेट हटाई। उसने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। वो दोनों वांगजियांग मैनर पहुंचे। ये शहर का सबसे पॉश इलाका था, जहां सिर्फ अरबपति रहते थे। चीन शुयाओ का घर टॉप फ्लोर पर था, और उसका इंटीरियर एकदम मॉडर्न था। जियांग बाई, तुम्हारा सारा सामान यहाँ है, देख लो। वो उसे मास्टर बेडरूम में ले गई। कमरा बहुत ही सुकून देने वाला था, और वहां एक भीनी भीनी खुशबू फैली थी। जान बाई ने फौरन अपना फोन चार्ज किया और ख्याओ फियान के बारे में सर्च करने लगा। जैसे ही उसकी फोटो सामने आई, जान बाई का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ये तो वाकई वही है। उसका मन कर रहा था कि अभी दौड़कर उसके पास चला जाए, पर वो खुद को रोक रहा था। तभी चीन शुयाओ कमरे में आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। दादाजी ने मुझे दो ही ऑप्शन दिए हैं, या तो क्याओ फैन का पार्टनर बनूं, या फिर उस घटिया च्याओ संशी से शादी कर लूं। अगर मैं फेल हुई तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने एक लंबी आ भरी। मैं कल रात उस पार्टी में अपनी किस्मत आजमाऊंगी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है। तुम घर पर ही रहना, तुम्हें मुझे साथ ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियांग बाई ने खुद को शांत किया। स्कूल ब्यूटी,
अगर तुम अकेले गई तो क्या संशय तुम्हें फंसा लेगा, पर आखिरी फैसला चा फयान के हाथ में है। मैं भी आज ही जागा हूं और वो भी। हम दोनों के बीच एक कनेक्शन होगा। उसे लगेगा कि हमारी किस्मत एक जैसी है। और तुमने 3 साल तक एक वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड का साथ दिया है, ये बात उसे बहुत टच करेगी। चीन श्रेयाओं की आंखों में एक उम्मीद जगी। उसने जियांग बाई को गौर से देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें कल साथ ले जाऊंगी। ये डील पक्की रही। जियांग बाई मुस्कुराया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। रात को मुझे खाने के लिए मत बुलाना। चीन श्रेयाओं ने उसे जाने दिया। उसे लगा शायद वो अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता है। जियांग बाई कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और कल्टीवेशन शुरू की। सपने में वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, पर यहां अभी वो शुरुआत भी नहीं कर पाया था। उसे अपनी पावर बढ़ानी ही होगी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ची रिफाइनिंग लेवल एक। आखिरकार मैंने पहला कदम बढ़ा दिया। वो कमरे से बाहर आया और देखा कि चीन शुयाओ अपने बेडरूम से बाहर निकल रही है। उसने बहुत ही पतले नाइट सूट पहने थे, जिससे नजारा काफी हॉट हो गया था। अरे! चिन शुयाओ चिल्लाई और फौरन कमरे में भाग गई। वो अकेले रहने की आदी थी, इसलिए उसे याद ही नहीं रहा कि घर में अब एक मर्द भी है। जांग बाई को थोड़ा अफसोस हुआ। वाइफ, मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ। शाम को सीधा पार्टी में मिलेंगे। शाम के 5:30 बज चुके थे। क्याओ फैमिली के मैनर के बाहर लग्जरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। अमीरों की दुनिया भी क्या चीज है। जान बाई टैक्सी से उतरा और अपनी वाइफ का इंतजार करने लगा। उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो गेट पर ही खड़ा रहा। ओह, ये मैं किसे देख रहा हूँ? एक चिढ़ाने वाली आवाज आई। जियांग बाई, तू तो वही है ना जो मर गया था? जियांग बाई ने पलट कर देखा। सामने एक माजराती खड़ी थी, जिसमें से उसका पुराना क्लासमेट काओ जून निकला। वो बहुत ही अकड़ में था और उसके साथ एक लड़की भी थी, जो किसी अमीर परिवार की लग रही थी। शुक्रिया याद रखने के लिए, मैं जाग चुका हूँ। जान बाई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि उस रात किसी ने उसे धक्का दिया था, और वो चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। ये तूने क्या पहना है? कोई ड्रामा कर रहा है क्या, या फिर दिमाग सच में सटक गया है? काओ जून उसका मजाक उड़ा रहा था। आज जियांग बाई ने एक सफेद रंग का लॉन्ग रोब पहना हुआ था, जो उसे सबसे अलग बना रहा था। साओ जुन, सालों बाद भी तेरी जुबान वैसी ही गंदी है। क्या अभी अभी गटर साफ करके आ रहा है? साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? साओ जुन भड़क गया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरी गर्लफ्रेंड लियू फैमिली की वारिस है, लियू शिनमई। उस लड़की ने अकड़ के साथ कहा। जांग भाई, माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। जांग बाई की आंखों में सिर्फ नफरत थी। तो तेरा सारा घमंड अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से है। मानना पड़ेगा, तूने सॉफ्ट चावल चुनी है, वो काफी सड़ी हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? लियूशन में गुस्से से पागल हो गई। क्या तू सच में मरना चाहता है? साओजून मजाक उड़ाते हुए ऐसा। शिन ने, बुरा मत मान। ये गवार तो कॉलेज के दिनों से ही अमीर लड़कियों के पीछे भागकर सॉफ्ट चावल खाना चाहता था, पर अफसोस, इसके जैसे कचरे को कोई पसंद नहीं करता। अब जब मैंने तेरे जैसी शानदार गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, तो ये जलकर अटैक कर रहा है। नीच इंसान। लिू शिनमे ने हिकारत से देखा। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। घुटनों के बल बैठकर माफी मांग, वरना मैं तुझे जियांग सिटी में भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। लिू शिनमे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से इस तरह बात करने की? एक ठंडी आवाज गूंजी। चिन शुयाओ अपनी शानदार ड्रेस में बाहर निकली। उसकी ब्यूटी और पर्सनालिटी ने पल भर में लियू शिनमे को धूल चटा दी। उसने जियांग बाई का हाथ थाम लिया और लियू शिनमे को घूरा। तेरी लियू फैमिली तो बस एक मामूली सेकंड रेट परिवार है। इतना घमंड कहाँ से आ रहा है? साओ जून को यकीन नहीं हो रहा था। तुम चीन शुयाओ हो। तुम इस गवार और वेस्ट लड़की की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हो? वो जलन के मारे पागल हो रहा था। चीन शुयाओ तो सबकी ड्रीम गर्ल थी। धपाक! जियांग बाई ने एक जोरदार थप्पड़ साओ जुन के मुंह पर जड़ दिया। कहा था ना, तेरी जुबान बहुत गंदी है। फिर भी बकवास बंद नहीं की, साले। तूने मुझ पर हाथ उठाया। साओ जुन चिल्लाया। तुझे तो मैं जिंदा। थपाक! जियांग बाई ने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। लिू शिन में गुस्से में थी। ये टू मच है।
चिन शुयाओ की आवाज एकदम बर्फीली थी। मेरा हस्बैंड 3 साल बाद कोमा से उठा है और तुम लोग उसे बुली कर रहे हो। लिू शिन में क्या तुम्हारी फैमिली मुझसे यानी चीन शुयाओ से डेडली एनमिटी करना चाहती है क्या? लिू शिनमे का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब जाकर हकीकत समझ आई। तो तो यही वो वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तुम 3 साल रुकी रही। माफ कीजिए मिस चिन, मुझे नहीं पता था। मिस चिन, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जैसा कि चीन शुएओ ने कहा था, लिू फैमिली की औकात चीन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं थी। माफी मुझसे नहीं मांगनी। चीन शुएओ ने झटके से कहा। माफी मेरे हस्बैंड से मांगो, रहने दो। ऐसे कचरे की माफी मुझे नहीं चाहिए। जियांग बाई ने अपना सिर हिलाया। वाइफ, चलो अंदर चलते हैं। फालतू लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो। साओ जुन की जलती हुई नजरों के बीच जियांग बाई चिन शुयाओ का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? चिन शुयाओ ने आखिरकार पूछ ही लिया। क्योंकि क्याओ फेयान को मेरा ये लुक पसंद है। जियांग बाई बहुत सीरियस लग रहा था। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम च्या फेयान को पहले से जानते हो। चीन शुयाओ को उसकी बात मजाक लगी। अगर मैं कहूं कि हमारा सालों पुराना कनेक्शन है तो क्या तुम यकीन करोगी? जियांग बाई मुस्कुराया। चीन शुयाओ ने अपनी आंखें घुमाई। जाहिर है उसे यकीन नहीं था। वैसे आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। तुम्हारी पर्सनालिटी बदली हुई है। मुझे पता है। जियांग बाई एकदम शांत था। मैं और भी हैंडसम हो गया हूं। चीन शुयाओ फिर से स्पीचलेस थी। ये बंदा सच में नार्सिसिस्टिक है। जब वो दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। भले ही आज की मेन प्रोटैगनिस्ट क्याओ फेयान थी, पर चीन शुयाओ भी किसी से कम नहीं थी। वो शहर की नंबर 1 ब्यूटी बनने ही वाली थी। चीन शुयाओ, मुझे लगा था तुम अपने इस टॉय को साथ लाने की हिम्मत नहीं करोगी। मानना पड़ेगा। मजाक उड़ाती हुई आवाज सॉन्ग यूजाओ की थी। दोस्तों मिलिए, ये है वो वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड जिसके लिए चीन शुयाओ 3 साल तक रुकी रही। एक गवार और बेसहारा अनाथ। सॉन्ग यूजाओ ने जानबूझकर जोर से कहा ताकि सबका ध्यान वहां जाए। मुझे सच में क्यूरियोसिटी है, इस वेस्ट इंसान में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जिसके लिए मिस किन ने पागलों की तरह इंतजार किया, या फिर हमारी मिस किन की आंखें ही खराब हो गई हैं। सॉन्ग यूजाओ पागलों की तरह हंसने लगी। तो यही वो वेजिटेटिव बॉयफ्रेंड है। आखिरकार जाग गया। इसने ये क्या पहन रखा है? क्लासिक रोब। दिखने में तो ठीक है, पर आखिर है तो एक गंवार ही। चीन फैमिली कभी इन दोनों को अप्रूव नहीं करेगी। चीन शुयाओ पागल हो गई है क्या? क्या संशी इतने सालों से उसके पीछे पड़ा है और उसने इस गंवार को चुना? लोग फुसफुसा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था। चाओ फैमिली के तीसरे लड़के के मुकाबले ये गंवार तो कहीं नहीं टिकता था। मेरी स्पेशलिटी क्या है ये सिर्फ शुयाओ जानती है। जियांग बाई की आलसी आवाज गूंजी। शायद शुयाओ को मेरा प्यूरिटी पसंद है, पर सॉन्ग तुम जैसी डर्टी औरत ये कभी नहीं समझ पाएगी। भाई साहब, सब हैरान रह गए। इस गवार की जुबान तो बहुत तेज है। तूने क्या कहा? सॉन्ग यूजेओ गुस्से से लाल हो गई। मैं नहीं, तू और तेरी पूरी फैमिली गंदी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें खुद अच्छे से पता है। जियांग बाई एकदम शांत था। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपना एसटीडी चेकअप कर लो। अभी भी टाइम है, इलाज करा लो। एसटीडी। सब अनजाने में ही सॉन्ग यूजेओ से दूर होने लगे। जो लोग पास थे वो तो 2 कदम पीछे हट गए। सबको पता था कि उसका कैरेक्टर कैसा है, तो ये मुमकिन था। चिन शुयाओ, तूने जानबूझकर इस गवार को मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने भेजा है ना? सॉन्ग यूजियो ने दांत पीसे। बहुत ही घटिया चाल है ये। शुरुआत तूने की थी, अब भुगतो। जांग बाई ने झिड़का। मैं गवार हूं या नहीं, पर मैं शुयाओ का मैन हूं। तुझे क्या? और अगर तुझे लगता है कि तुझे डिजीज नहीं है तो अभी हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराओ और सबको रिजल्ट दिखाओ। जांग बाई, तू अभी अभी कोमा से जागा है। ये डॉक्टर बनने का नाटक बंद कर। साओ जून लिू शिंगने के साथ अंदर आया। दोस्तों, मैं जियांग बाई का कॉलेज क्लासमेट हूँ। इसने फाइनेंस की पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन के बाद सीधा कोमा में चला गया। इसे मेडिसिन का एम भी नहीं पता। ये बस मिस सॉन्ग को डिफेम कर रहा है। चाओ जून, तू फिर से भौंकने लगा। जियांग बाई बोर हो रहा था। क्या गालों का दर्द कम हो गया? जान बाई, हम क्लासमेट्स थे और तू 3 साल बिस्तर पे पड़ा रहा, इसलिए मुझे तुझ पर तरस आ रहा था। साओ जून के चेहरे पर नकली गुस्सा था। पर तू चीन शुयाओ के कहने पर यहाँ पार्टी स्पॉइल करने आया है, तो मुझे सबकी आंखों से पर्दा हटाना ही होगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। साओ जून ने आवाज ऊंची की। मैंने अभी बाहर सुना कि ये दोनों इस पार्टी को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे।
जांग भाई ने मुझे थप्पड़ मारकर थ्रेटन भी किया। देखिए, उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। देखिए, मेरे चेहरे पर उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। काओजून के चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखकर सब यकीन करने लगे। पर सवाल यह था कि चीन शुयाओ इस पार्टी को क्यों बर्बाद करना चाहती है। चीन शुयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी गुस्से से भरी आवाज गूंजी और चीन चांगफोंग वहां पहुंचा। तुमने और उस नीच जांग बाई ने क्याओ फैमिली से दुश्मनी मोल ली है और अब तुम पूरे परिवार को इसमें घसीटना चाहती हो। क्या तुम्हें पता है कि मिस क्याओ के साथ बिजनेस पार्टनरशिप का कोई चांस नहीं है, इसलिए तुम हम सबको साथ लेकर डूबना चाहती हो। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चीन शुयाओ ने वाकई चाओ फैमिली से दुश्मनी ली थी, तो वो यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाई? जांग बई को हैरानी हुई। चीन चांगफेंग की टांग तो उसने तोड़ दी थी, फिर वो चल कैसे पा रहा है? उसकी टांग तो लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लगता है इस जांग सिटी में भी कोई महान एक्सपर्ट है। श्वेयाओ, अभी के अभी इस बदतमीज लड़के को लेकर यहाँ से चली जाओ। तभी चिन जंजांग वहां आए। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा था। वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त चिन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। लोगों को समझ आ गया, चिन फैमिली अब श्रेयाओं से पल्ला झाड़ना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि श्रेयाओं ने क्याओ फैमिली के साथ जो पंगा लिया है वो सिर्फ क्याओ संशी को रिजेक्ट करने से कहीं जा पड़ा है। सौजून इस वक्त अपनी खुशी को काबू नहीं कर पा रहा था। जैसे ही श्रेयाओं घर से बेदखल होगी, जांग बे फिर से वही कंगाल गवार बन जाएगा और शायद तब मुझे भी श्रेयाओं के करीब आने का एक चांस मिल जाए। दादाजी, हमने पहले ही बात कर ली थी। श्रेयाओं के खूबसूरत चेहरे पर घबराहट थी। आप मेरे साथ जो भी करना चाहे करें, पर कम से कम इस पार्टी के खत्म होने का तो इंतजार कीजिए। बस बहुत हुआ। तुम अभी भी उस ख्याली दुनिया में जी रही हो कि मिस क्याओ तुम्हें अपने पार्टनर के तौर पर चुनेंगी। तुम अभी भी इसी वहम में हो कि मिस क्याओ तुम्हारे साथ बिजनेस डील करेंगी। चिन जंग दहाड़ा, तुम्हारा यहाँ रुकना पूरे चिन फैमिली के सुनहरे मौकों को बर्बाद कर देगा। चिन शुयाओ, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे इस आवारा आदमी ने कल पागलपन में क्याओ संशी का गला दबाने की कोशिश की थी? चीन चांगफोंग ने तंज कसा। अगर तुम आज यहाँ अकेली आई होती तो शायद कोई चांस होता, पर तुम इस कचरे और गंवार को अपने साथ ले आई। अगर तुम्हें खुद को तबाह करना है तो शौक से करो, पर हमारे परिवार को इसमें मत घसीटो। लोग ये सुनकर दंग रह गए। कोमा से जागते ही इस जांग बाई ने क्याओ संशी को जान से मारने की कोशिश की। अब समझ आया कि चीन फैमिली इस लड़की से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है। चीन चांगफंग, अगर तूने फिर से अपना मुंह खोला तो यकीन मान, मैं तुझे सच में एक जिंदा लाश बना दूंगा। जांग बाई ठंडी आवाज में कहा। अगर वो क्या फैन से शांति से मिलना नहीं चाहता तो अब तक उसने एक्शन ले लिया होता। तुम लोग श्रेयाओं से नाता तोड़ना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर याद रखना, जब श्रेया और क्या फैन के बीच पार्टनरशिप फाइनल हो जाएगी तब हमारे पास भीख मांगने मत आना। फयान के साथ डील होने के बाद गिड़गिड़ाना मत। हाँ हाँ हाँ, जांग भाई तेरा दिमाग तो सच में सटक गया है। साओजून अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तूने क्या संशी से पंगा लिया है और तुझे लगता है तुझे क्या फैमिली का साथ मिलेगा? साले, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना जैसे ही क्या संशी आएगा तू तो गया। काओजुन, कॉलेज के दिनों से ही मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। न मैंने तेरे पुरखों की कब्र खोदी, न तेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ किया। जांग बई ने नफरत से उसे घूरा। फिर भी तू एक पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। आखिर क्यों? वैसे अब मुझे याद आ रहा है, 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तू मेरे ठीक पीछे खड़ा था ना? जांग बाई को नहीं पता था कि उसे किसने धक्का दिया, पर अब उसे चाओ जून पर पूरा शक था। उसे पक्का यकीन था कि वो चाओ जून ही था। जांग बाई, अभी बात इस पार्टी को खराब करने की हो रही है, पुरानी बातें बीच में मत ला। चाओ जून की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। मैं तुझे बता रहा हूं, मिस सॉन्ग को बदनाम करना तो छोटी बात थी, पर मिस क्याओ की पार्टी में हंगामा करना, पूरे जियांग सिटी में कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। अभी भी वक्त है, दुम दबाकर भाग जा, शायद अपनी जान बचा ले। जियांग बई ने उसकी वो घबराहट पकड़ ली थी। इसका मतलब 3 साल पहले वाला एक्सीडेंट साओ जून ने ही कराया था। जियांग बई, अपने पुराने दोस्त की बात मान और यहां से दफा हो जा। चीन चांगफोंग ने मजाक उड़ाया। अपनी औकात देख, तू एक गवार है और हमारा हाई सोसाइटी वाला लेवल तुझे कभी नसीब नहीं होगा। श्वेयाओं का साथ पाकर भी तू हमारे बराबर कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। तू तो बस श्वेयाओं को भी अपने उस गिरे हुए लेवल पर ले जाएगा। केन चांगफोंग,
मेरी नज़रों में तू और साओ जुन जैसे कचरे ही सबसे गिरे हुए जीव हैं। जांग बाई की आवाज़ बर्फीली हो गई। क्या फयान के आने से पहले मैं तुझे सबक नहीं सिखाना चाहता था, पर अगर तू खुद ही मरना चाहता है तो मुझे तेरी दूसरी टांग तोड़ने में कोई एतराज़ नहीं होगा। चीन चांगफंग गुस्से और थोड़े डर में था। ठीक है जियांग भाई, तुझे लगता है ना कि मिस क्याओ श्वेयाओ को चुनेंगी, तो क्या तू मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखता है? अगर श्वेयाओ नहीं चुनी गई तो न सिर्फ उसे घर से निकाल दिया जाएगा, बल्कि तुझे भी अपने दोनों पैर खुद तोड़ने होंगे। है हिम्मत, वरना यहां से दफा हो जा। रिसुपेरेशन। मेरी माँ ने बस इतना कहा था कि कल स्कूल खुल रहे हैं, और मैं ऐसा डरा कि सीधा 3 साल के लिए सो गया। इन 3 सालों में मैंने सपना देखा कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 इंसान बन चुका हूँ, और मेरी 9 सेंटेंसेस भी हैं। पर जैसे ही मैंने उनके साथ पहली रात बिताने का प्लान बनाया, एक भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आई और मेरी सोल के चिथड़े उड़ गए। अगले ही पल मैं हॉस्पिटल में जाग गया और मुझे मिली एक स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो 9 सेंटेंसेस भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जाग चुकी हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है, इससे शर्त मत लगाओ, मुझे अपनी जीत का यकीन नहीं है। श्रेयाओ ने जियांग बाई के कान कहा। फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है। जियांग बाई मुस्कुराया और अपनी आवाज ऊंच की। चिन चांगफंग, तुझे शर्त लगानी है ना? तो चल, एक डील करते हैं, और अगर हम जीत गए तो पूरे चिन फैमिली का कंट्रोल श्रेयाओ के हाथ में होगा, और तुझे भी अपने दोनों पैर खुद ही तोड़ने होंगे। क्या तू तैयार है? मुझे किस बात का डर? तू शर्त हारने के लिए तैयार रहे। चिन चांगफुंग ने गंदी हंसी के साथ कहा। तुम लोग हारने ही वाले हो। चिन बुड्ढे, क्या तुझे ये एग्रीमेंट मंजूर है? जांग बई ने चिन जनजांग की तरफ देखा। लड़के, अगर तू खुद ही मौत को गले लगाना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। चिन जनजांग ने हुंकार भरी। यहाँ मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं। चीन फैमिली इस शर्त को स्वीकार करती है। ठीक है, हम सब गवाह हैं। जो भी अपनी बात से पलटा, उसे इस शहर से बाहर कर दिया जाएगा। सबने हामी भर दी। आखिरकार तमाशा देखने में सबको मजा आता है, और वैसे भी किसी को नहीं लगा कि जियांग बाई जीत पाएगा। chen साहब, क्या मैं भी इस शर्त का हिस्सा बन सकता हूँ? साओजुन ने अपना हाथ उठाया। मुझे लगता है कि जियांग बाई के सिर्फ 2 पैर तोड़ना उसके लिए बहुत छोटा इनाम होगा। उसने जियांग बाई को नफरत से देखा। मैं अपने दोनों हाथों की बाजी लगाता हूँ, जियांग बाई के दोनों हाथों के बदले। ये सुनते ही हॉल में शोर मच गया। काओ जून और जियांग बाई की दुश्मनी तो बहुत पुरानी लगती है। बहुत बढ़िया। चीन चांगफोंग काफी एक्साइटेड था। जियांग बाई, क्या तू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? मुझे कोई डर नहीं है। जियांग बाई एकदम शांत था। अगर कोई और भी शर्त लगाना चाहता है तो आ जाओ, मैं सबके चैलेंजेस एक्सेप्ट करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। सोंग यूजियो ने भी अपना हाथ उठा दिया। उसकी नफरत साफ झलक रही थी। चिन श्वेयाओ, मुझे तेरा ये खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना चेहरा दांव पर लगाती हूँ तेरे चेहरे के बदले। जो भी हारेगा उसे दूसरे के चेहरे पर चाकुओं से निशान बनाने का मौका मिलेगा। क्या तू तैयार है? हॉल में फिर से शोर मच गया। सॉन्ग यूजियो तो श्वेयाओ की खूबसूरती को पूरी तरह तबाह करना चाहती है। श्वेयाओ का चेहरा पीला पड़ गया, पर जियांग बाई ने उससे पहले ही बोल दिया, भले ही तेरा ये बदसूरत चेहरा श्वेयाओ के बराबर नहीं है, पर मैं उसकी तरफ से ये शर्त मंजूर करता हूँ। फिर उसने श्रेयाओ के कान में कहा, डरो मत, फिक्र मत करो, हम ही जीतेंगे। और अगर गलती से हार गए तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। जान भाई ने अपने लिए रास्ता पहले ही सोच लिया था। चीफ फाइंडिंग लेवल 1 की पावर के साथ भागना उसके लिए बच्चों का खेल था। चीन श्रेयाओ ने एक लंबी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जियांग बाई कल ही होश में आया है, वो थोड़ा इम्पल्सिव हो सकता है, पर अगर मैंने उसके लिए 3 साल इंतजार किया है तो आज रात मैं उसके साथ इस पागलपन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। श्रेयाओ की आवाज एकदम दृढ़ थी। सॉन्ग यूजियाओ, तुझे शर्त लगानी है तो मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे, अब मैं तुझे एक बदसूरत औरत बनते हुए देखूंगी। सॉन्ग यूजियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब ने अपना सिर हिलाया, उन्हें अफसोस हो रहा था। श्रेयाओ का ऐसा खूबसूरत चेहरा अगर बर्बाद हो गया तो ये कुदरत के साथ बड़ा अन्याय होगा। जब यहाँ इतना तमाशा हो ही रहा है तो एक शर्त मेरी तरफ से भी। एक और आवाज दरवाजे से गूंजी। क्याओ संशी अपने दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ हॉल में दाखिल हुआ। क्याओ साहब आ गए, आपका स्वागत है। सबने झुककर उसका अभिवादन किया। क्याओ संशी सीधा जांग बाई के सामने आया। उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा था। जांग बाई, तू हमारी चा फैमिली के घर में आने की हिम्मत कर बैठा, तो फिर मैं भी चिन चांगफुंग की शर्त में कुछ जोड़ देता हूँ।
अगर तू हारा तो मैं तुझे मर्द रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। हॉल में एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार शोर शुरू हुआ। ये लड़का तो गया, चाओ साहब ने भी बाजी लगा दी है। इसकी हार अब पक्की है। चीन श्रेया भी बर्बाद हो गई, खुद ही अपनी मौत का सामान तैयार किया है। च्याओ संशी को छोड़कर इस गवार को चुनना इसे भारी पड़ गया। जियांग बाई कुछ कहता उससे पहले लिू शिनमे ने भी हाथ उठा दिया। जब क्या साहब इस गेम का हिस्सा है तो मैं लिू शिनमे उनका साथ कैसे न दूं। उसने क्या संशी को एक कातिलाना स्माइल दी। साफ था कि वो उसे खुश करना चाहती है। मैं भी शर्त लगाती हूँ, 100 करोड़ एक, चिन परिवार की जीत के खिलाफ। बहुत अच्छे, तुम काफी समझदार हो। क्या संशी ने उसकी तारीफ की। लिू शिनमे बहुत खुश थी। उसे लगा क्या फैमिली का साथ मिलते ही उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब उसे चिन श्रेयाओ से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा और कहा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि जियांग बाई के पास शर्त हारने पर पैसे देने की औकात नहीं है, पर फिक्र मत कीजिए, मिस चिन उसका कर्ज चुकाएंगी। और वो कर्ज कैसे चुकाएंगी ये तो आप सब जानते ही हैं। तो क्या आप सब मिस किम के मालिक नहीं बनना चाहते। लिू शिनमे की बात ने सबकी हवस जगा दी। मेरी जांग फैमिली भी 100 करोड़ लगाती है, वांग फैमिली की तरफ से भी 100 करोड़, मेरी तरफ से भी। सबने बाजी लगा दी। पैसा तो बहाना था, असली मकसद श्रेयाओ को एक ऐसे कर्ज में डुबाना था जिसे वो कभी ना उतार पाए, और फिर वो उसके साथ जो चाहे कर सके। बहुत बढ़िया, मुझे सब मंजूर है। लाओ कागज और कलम। आप सब अमीर लोग अपनी बात पर टिके रहें, इसलिए ये सब लिखित में होगा। जियांग भाई अब और भी ज्यादा एक्साइटेड था। पैसा, ये सब पैसा है। देखते ही देखते लगभग सबने अपने साइन कर दिए और बाजी की रकम लिख दी। 97, 98, हाँ, 100, पूरे 1000 करोड़, 100, पूरे 1000 करोड़। जियांग बाई ने कैलकुलेशन पूरी की और श्रेया को बाहों में उठा लिया। वाइफ, तुम तो मेरे लिए खजाना निकली। हम मालामाल हो गए, आज हम अमीर बन गए। जियांग बाई को पहली बार एहसास हुआ कि पैसा कमाना कितना आसान है। श्रेया का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो तो मन ही मन भागने के रास्ते सोच रही थी, पर बाकी सबको लगा कि जियांग बाई पूरी तरह पागल हो चुका है। अमीर, हाँ हाँ। च्याओ संशी पागलों की तरह हंसा। गवार, तू किस दुनिया में जी रहा है। मैं अभी अनाउंस करता हूं कि तू शर्त हार चुका है। क्या साहब, आप फैसला सुनाने वाले कोई नहीं होते। श्रेया अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे भी लग रहा था कि वो हार जाएंगे, पर कम से कम च्या फयान के आने का इंतजार तो करना चाहिए। श्रेया, तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो चल मैं तुझे बताता हूँ कि तुम लोग क्यों हार चुके हो। जिन्नई ग्रुप का बिजनेस पार्टनर कौन होगा ये मेरी जीनियस बहन खुद तय करेगी, पर वो सिर्फ उन्हीं नामों में से चुनेगी जो लिस्ट में उसे दूंगा। और मैंने तुम दोनों का नाम उस लिस्ट से पहले ही हटा दिया है। वैसे तो तुम्हारे पास कोई चांस था नहीं, पर अब मैंने तुम्हारी उस 1% उम्मीद को भी खत्म कर दिया है। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या हो संशी, तू खुद ही खिलाड़ी है और खुद ही जज। तुझे शर्म नहीं आती। जियांग बई ने अपनी बाहें सिकोड़ी। उसने सोचा नहीं था कि क्या संशी ऐसा घटिया मूव चलेगा। अगर वो क्या फयान से मिल ही नहीं पाया तो यहाँ आना बेकार हो जाएगा। ये क्या फैमिली का घर है और यहाँ का जज मैं ही हूँ। क्या संशी दहाड़ा, तू एक नीच और मामूली कचरा है, और तूने हमारे जियांग सिटी के हाई सोसाइटी को चैलेंज करने की जुर्रत की। मैंने कह दिया कि तू हार गया, मतलब तू हार गया। दोस्तों, मेरा ये फैसला किसे मंजूर है और किसे एतराज। क्याओ संशी ने चारों तरफ नजरें घुमाई और सब ने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। मैं सोंग यूजिया इस फैसले के साथ हूं। मैं लियो शिनमे भी साथ हूं। मैं किम चोंगफंग पूरी तरह सहमत हूं। मैं चाओ जुन मंजूर करता हूं। मैं चीन जनजांग अपनी सहमति देता हूं। मंजूर है, मंजूर है। नतीजे में कोई हैरानी नहीं थी। लगभग हर किसी ने हामी भर दी, सिवाय चीन शुयाओ के। मुझे एतराज है। वो गुस्से में थी। तुम सब के सब बेगैरत हो, तुझे एतराज है। क्या संशी ने तंज कसा। शुयाओ, तेरे एतराज से क्या फर्क पड़ता है। पिछले कुछ सालों में तूने इस शहर में जो नाम कमाया है, पिछले कुछ सालों में तूने जियांग सिटी में जो नाम कमाया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझे सपोर्ट कर रहा था। जब तक मैं तेरे साथ हूं तू एक ऊंचे खानदान की मिस्किन है, और अगर मैं तुझे नीचे गिरा दूं तो तू जियांग सिटी की एक मामूली और गिरी हुई औरत बनकर रह जाएगी। अगर तुझे जियांग भाई जैसे कचरे को चुनना है
तो मैं तुझे इस शहर की सबसे गंदी पब्लिक प्रॉपर्टी बनाकर छोड़ूंगा। ये फैसला तेरा खुद का है। श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे महसूस हो रहा था कि हॉल में मौजूद अनगिनत मर्द उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वो कोई खिलौना हो। डर के मारे उसने जियांग बाई का हाथ और कस के पकड़ लिया और उसकी बॉडी कांपने लगी। वो सच में डर गई थी और उसे अफसोस होने लगा कि वो यहाँ आई ही क्यों। डरो मत। जियांग बाई ने धीरे से उसे सहलाया। सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने अपनी नजरें भीड़ पर घुमाई। मैं बस एक बार पूछूंगा। जियांग बाई की आवाज एकदम शांत और ठंडी थी। क्या तुम सब सच में इन घटिया हरकतों से ये साबित करना चाहते हो कि मैं शर्त हार गया हूं? है ना? बकवास बंद कर, तू हार चुका है जियांग बाई। भीड़ में से आवाजें आई। ज्यादा हाथ पैर मत मार। यहाँ जियांग सिटी के 100 परिवारों के वारिस खड़े हैं। अगर हमने कह दिया कि तू हार गया, मतलब तू हार गया। तू एक गवार है और तेरी जगह यहाँ नहीं है। चारों तरफ से गालियों की बौछार हो रही थी। किसी को यकीन नहीं था कि यहाँ से कोई वापसी मुमकिन है। ये क्याओ फैमिली का घर था और क्या संशी उसे मारना चाहता था। जियांग बाई का पलटवार करना तो नामुमकिन लग रहा था। बहुत अच्छे। उम्मीद है जब तुम सब गिड़गिड़ाओगे तब भी तुम इतने ही एक्टिव रहोगे। जियांग बाई की आवाज बर्फीली हो गई। याद रखना, ये सब तुमने खुद चुना है। मरने के कगार पर खड़ा है और अभी भी इतनी बड़ी बातें। क्या वो संशी पागलों की तरह हंसा। जियांग बाई, मेरी नजरों में तू एक मामूली चींटी है और एक चींटी कभी हाथी का मुकाबला नहीं कर सकती। अब मैं तुझे बताऊंगा कि क्या फैमिली की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। उसने एक झटके में हाथ हिलाया। जाओ, पहले इसके चारों हाथ पैर तोड़ दो और फिर मैं खुद इसे मर्द रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। जी छोटे मालिक। क्या वो फैमिली के दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने हुक्म आना और एक साथ जियांग बाई की तरफ झपटे। रुको। दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी। लोगों का एक झुंड हॉल में दाखिल हुआ। जिनले ग्रुप की मिस क्याओ फियान यहाँ पहुंच चुकी हैं। क्याओ फैमिली के बॉडीगार्ड्स तुरंत रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। बाकी सबकी नजरें भी वहीं टिक गईं। एक पीला सा पर बेहद खूबसूरत चेहरा, जमीन को छूते हुए लंबे बाल और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पल भर में पूरे हॉल को खामोश कर दिया। क्याओ फियान, बिना किसी शक के जियांग सिटी की नंबर 1 ब्यूटी। यहां तक कि चीन शुएओ भी उसके सामने थोड़ी फीकी लग रही थी। दरअसल च्याओ फियान के साथ एक और बेहद हॉट और सेक्सी लड़की थी। वो सू रूबिंग थी। कॉफी रंग की इवनिंग ड्रेस में सू रूबिंग का फिगर सच में एक्सप्लोजिव लग रहा था। और इस वक्त हर किसी की नजरें क्याओ फियान पर टिकी थीं और सू रूबिंग की खूबसूरती को भी लोग इग्नोर कर रहे थे। सब बस अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। जांग बई भी क्याओ फियान को देख रहा था। वही जाना पहचाना चेहरा, वही अदा और खासकर उसके कपड़े। उसे देखते ही समझ आ गया कि काम बन गया। क्या फियान ने एक काले रंग का लॉन्ग रोब पहना हुआ था जिस पर चमकते हुए सितारे और लाइटनिंग पैटर्न्स बने हुए थे। और ये कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट का रोजाना का पहनावा था। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? क्या फियान की आवाज ठंडी पर बहुत सुरीली थी और वो साफ तौर पर गुस्से में थी। किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। सबने अपनी नजरें क्या संशी की तरफ घुमा दी। छोटी बहन, यहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे थे और तेरी पार्टी खराब करना चाहते थे। मैं बस उन्हें बाहर फिंकवाने ही वाला था। क्या संशी ने फौरन सफाई दी और जांग बाई की तरफ इशारा किया। ये लड़का, इसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी इसे संभाल लूंगा। चाओ फेयन ने जियांग बाई की तरफ देखा। जियांग बाई भी उसे ही देख रहा था। उनकी नजरें हवा में एक दूसरे से टकराई। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ वो दो ही वहां मौजूद हो। सपने की वो हजारों यादें उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। सिर्फ एक नजर पर लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। अनजाने में ही जियांग बाई और क्याफियान दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया। पर तभी शीन शुयाओ की घबराई हुई आवाज गूंजी। मिस क्याओ, बात वो नहीं है जो दिख रही है। शीन शुयाओ ने समझाने की कोशिश की। जियांग बाई 3 साल तक कोमा में था और कल ही होश में आया है। वो थोड़ा इम्पल्सिव है, पर हमने हंगामा करने की कोशिश नहीं की। शुरुआत इन लोगों ने की थी। जियांग बाई और क्याओ फेयान दोनों अचानक हकीकत में वापस आए और उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम पीछे खींच लिए। सॉन्ग यूजियाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चिन शुयाओ, तुम दोनों ने मिलकर मिस क्याओ की पार्टी बर्बाद की है। यहाँ मौजूद हर इंसान इसका गवाह है। अब झूठ मत बोलो। हाँ, बिल्कुल सही मिस क्याओ, ये सच है। हम सब गवाह हैं। जियांग बाई और चिन शुयाओ ने ही हंगामा शुरू किया था। सब के सब एक सुर में बोलने लगे।
हॉल में फिर से शोर मच गया। बस बहुत हुआ, सब शांत हो जाओ। च्याओ फेयन ने एक गहरी नजर जियांग बाई पर डाली और फिर अपनी नजरें हटा ली। मैं यहाँ जिनले ग्रुप के लिए पार्टनर चुनने आई हूँ। अगर किसी ने फिर से शोर मचाया तो वो फौरन बाहर जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। शुरू करो, च्या फेयान ने आदेश दिया। उसके पीछे खड़े असिस्टेंट टीम के लोग फौरन काम पर लग गए। ये वो लड़कियां थीं जो सालों से क्या फेयान के साथ थीं। यहाँ तक कि जब वो कोमा में थी तब भी ये टीम उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने तुरंत हॉल में मौजूद हर इंसान को एक कागज और एक पेन दे दिया। मेरी माँ ने बस इतना कहा था कि कल स्कूल खुल रहे हैं और मैं ऐसा डरा कि सीधा 3 साल के लिए बिस्तर पर ही सो गया। इन 3 सालों में मैंने सपना देखा कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 इंसान बन चुका हूँ और मेरी 9 सेंटेंसेस भी यहाँ हैं। और जैसे ही मैंने उनके साथ पहली रात बिताने का प्लान बनाया, एक भयानक हेवनली ट्रिबुलेशन आई और मेरी सोल के चिथड़े उड़ गए। अगले ही पल मैं हॉस्पिटल में जाग गया। इस कागज पर 3 सवाल लिखे हैं। तुम्हारे पास 3 मिनट है। क्या फेयन ने सबके चेहरे पढ़े। जिसके तीनों जवाब सही होंगे वही मेरा पार्टनर बनेगा। क्या फेयन ने एक बार फिर सबको घूरा। जवाब लिखने के बाद अपना नाम जरूर लिखना। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। सब लोग सवालों को देखकर दंग रह गए। क्या फेयान का सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है। क्या फेयान की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है। और आखिरी सवाल, जिनवी पिल कैसे बनाई जाती है। पहले 2 सवाल तो फिर भी ठीक थे, पर यह आखिरी सवाल आखिर है क्या। ये जिनवी पिल आखिर किस चिड़िया का नाम है। चीन शुयाओ भी चकरा गई। उसे लगा ये मिस कियाओ कुछ ज्यादा ही अलग सोचती है। इसका जवाब कैसे दूं। चीन शुयाओ ने जियांग बाई की तरफ देखा। वो बहुत परेशान थी। मुझे कुछ नहीं पता। उसे पता था कि ये उसके पास आखिरी मौका है। जियांग बाई शुयाओ के कान के पास झुका और धीरे से कुछ कहा। किन शुयाओ के चेहरे पर शक साफ था। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो। सुनो, खुद से लिखोगी तो पक्का गलत होगा। मेरी बात मानोगी तो ही सही होने का चांस है। जियांग बाई को अच्छे से पता था कि ये चाओ फैन का उसे टेस्ट करने का तरीका है। उसकी ये सेंटेस वाइफ हमेशा से बहुत चालाक और संजीदा रही है। चिन शुयाओ ने थोड़ा सोचा और फिर वही जवाब लिख दिए जो जियांग बाई ने बताए थे। उसके पास जियांग बाई पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 3 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। वक्त खत्म। अपनी शीट्स वापस करो। शाफियान के हुक्म पर सारे कागज जमा कर लिए गए। जियांग बाई, तेरा नाम वेस्ट एकदम सही रखा गया है। चाओजुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो पूरे वक्त जियांग बाई को ही घूर रहा था। क्यों तो कागज खाली ही छोड़ दिया। जियांग बाई ने वाकई कोई जवाब नहीं लिखा था। बेवकूफ। जियांग बाई ने बस 2 शब्द कहे। साले, तू तो अब गया। बस कुछ ही देर में नतीजे आएंगे और तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जियांग बाई ने उसे इग्नोर किया और सिर्फ क्या फियान को देखता रहा। वाइफ सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं नतीजे अनाउंस करने जा रही हूँ। क्या फेयन की आवाज हॉल में गूंजी। सबने अपनी सांसें रोक ली। तीनों सवालों का सही जवाब देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है चिन फैमिली की मिस चिन शुयाओ। हॉल में एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर जैसे धमाका हुआ। क्या चिन शुयाओ, ये मुमकिन नहीं है। शुयाओ कैसे जीत सकती है। अगर शुयाओ जीत गई तो हमारी बाजी का क्या होगा। हम तो हार गए। नहीं, मेरे 100 करोड़ गए। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस गवार जियांग बाई ने तो पासा ही पलट दिया था। कुछ लोग तो थर थर कांपने लगे। आखिरकार उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं, अपने हाथ पैर भी दांव पर लगाए थे। ये कैसे हो सकता है। क्या वो संशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। छोटी बहन, तू फिर से देख। तूने पक्का गलत पढ़ा होगा। सही जवाब पक्का चीन चांगफोंग का ही होगा। सबने राहत की सांस ली। हाँ, क्या वो संशी संभाल लेगा। अगर श्रेया जीत भी गई तो भी उसे गलत साबित कर दिया जाएगा। तीसरे भाई, तुझे इतना यकीन कैसे है। क्या इसलिए क्योंकि तूने चीन चांगफोंग को स्टैंडर्ड आंसर्स पहले ही दे दिए थे। क्या फेयान की आवाज में एक गहरा तंज था। चीन चांगफोंग ने तीनों जवाब लिखे थे और वो हूबहू वैसे ही थे जैसे मैंने जानबूझकर एक नकली लिस्ट छोड़ी थी। पर अफसोस, तुझे ये नहीं पता था कि वो सारे जवाब फेक थे। क्या नकली। क्या संशी का चेहरा पीला पड़ गया और फिर वो भड़क गया। छोटी बहन, तूने जानबूझकर मुझे फंसाया है। भाई, तेरी ये बात बहुत ही हास्यास्पद है। चाफियान का तंज अब और भी तीखा हो गया। अगर तूने मेरी टीम के लोगों को रिश्वत देकर जवाब चुराने की कोशिश न की होती तो तू इस जाल में नहीं फंसता। और सुन, पिछले 4 सालों में
तूने मेरी पीठ पीछे मेरी कितनी एसेट्स हड़पने की कोशिश की है। क्या तुझे लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? क्या उस अंशी के होश उड़ गए? उसने सोचा नहीं था कि क्या वो फेयान को होश में आए एक दिन भी नहीं हुआ और उसे ये सब पता चल गया। ये हमारे घर का मामला है, हम अकेले में बात करेंगे। चाओ संशी ने अपनी आवाज थोड़ी नरम की। पर आज तू किसी को भी चुन ले, पर चिनशुयाओ को नहीं। और मुझे यकीन नहीं है कि चिनशुयाओ ने ये जवाब खुद लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि सबके सामने जवाबों को पब्लिक किया जाए ताकि सब गवाह रहे। ठीक है, जवाब सबके सामने आएंगे। चा फियान ने सू रूबिंग की तरफ देखा। रूबिंग, तुम शुरू करो। सू रूबिंग ने सिर हिलाया और अपने पास से एक लिफाफा निकाला। यहाँ आने से पहले फियान ने यह लिफाफा मुझे दिया था और मैंने इसे अब तक नहीं खोला है। सू रूबिंग ने लिफाफा फाड़ा। मैं जांग सिटी की सू फैमिली की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ कि फियान ने ये जवाब किसी को नहीं बताए थे। शहर के बड़े लोग जानते थे कि एक खूबसूरत डॉक्टर असल में एक बहुत बड़े खानदान की वारिस है। शहर के 3 सबसे बड़े परिवार, क्याओ फैमिली, सू फैमिली और ये फैमिली, और सू रूबिंग सू फैमिली की इकलौती वारिस थी। पहले सवाल का जवाब फ्लावर ऑफ थंडर, दूसरे सवाल का जवाब रुइशुई लैंड और तीसरे सवाल का जवाब जिनमें पिल का कोई वजूद नहीं है। जवाब सुनकर सू रूबिंग खुद भी चकित रह गई। भला ये जवाब कोई कैसे दे सकता है? उसने अनजाने में ही शिन शुयाओ की तरफ देखा। इस लड़की ने ये कैसे कर दिखाया? वहीं चीन शुयाओ जांग बाई को देख रही थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि जांग बाई को ये सब कैसे पता था। भाई, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इसने ये जवाब सही दिए हैं। क्याओ संशी गुस्से में था, पर अगले ही पल च्याओ फेयन ने आंसर शीट सबके सामने कर दी। खुद देख लो। च्याओ फेयन ने आंसर शीट ऊंची कर दी। ये कैसे मुमकिन है? च्याओ संशी ने कागज को गौर से देखा। किन शुयाओ के जवाब हूबहू स्टैंडर्ड आंसर्स जैसे ही थे। पहले 2 तो एकदम मैच थे और तीसरे में शुयाओ ने लिखा था, जिनवे पिल जैसी कोई चीज नहीं है, इसे बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब साफ था, जवाब एकदम सही था। भाई, अब तेरे पास कहने को कुछ बचा है क्या? फियान मुस्कुराई। अगर नहीं तो मैं आखिरकार अनाउंस करती हूँ कि मेरी बिजनेस पार्टनर चीन श्रेया होगी। शुक्रिया मिस छियाओ। चीन श्रेया ने झटके से जांग बाई को गले लगा लिया। जांग बाई, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। वो बहुत एक्साइटेड थी। जांग बाई तो एकदम शांत था। उसे पहले से ही पता था कि यही होगा। पर अब बाकी सबकी जान निकल चुकी थी, खासकर चीन चांगफंग, सॉन्ग यूजाओ, चाओ जून और लिू शिन्मे के चेहरे तो देखने लायक थे। चीन श्वेयाओ, तू नहीं जीत सकती। एक दहाड़ गूंजी। क्या संशी ने झपट्टा मारा और श्वेयाओ की शीट छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं अनाउंस करता हूं कि चीन श्वेयाओ ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई, तुझे मेरे फैसले बदलने का क्या हक है? क्याओ फेयन की आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। उसका सेंटेस वाला ऑरा अब दिखने लगा था। छोटी बहन, मैं बस चाहता हूं कि तू इस फैसले का अंजाम समझ ले। क्या संशी की आंखों में खून उतर आया था। हम सबका इस जांग बाई के साथ एक बेट है। अगर तूने इसे चुना तो चीन चांगफोंग के दोनों पैर टूटेंगे, सॉन्ग यूजियाओ का चेहरा बर्बाद होगा, साओ जून के दोनों हाथ जाएंगे और लिू शीन में समेत बाकी लोगों को इसे 1000 करोड़ दे होंगे। चाओ संशी, तूने खुद को छोड़ दिया, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जियांग बाई ने मजाक में अपनी बात जोड़ दी। चाओ संशी ने जियांग बाई को घूरा और फिर क्या फयान की तरफ मुड़ा। छोटी बहन, मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तूने चियां शुयाओ को चुना तो तेरी दुश्मनी सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि पूरे जियांग सिटी के 100 बड़े खानदानों से होगी। तू अभी अभी जागी है, क्या तू वाकई ये सब झेल पाएगी? क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या फयान की आवाज अब पत्थर जैसी हो गई थी। नहीं छोटी बहन, मैं तुझे बस हकीकत दिखा रहा हूं। क्या वो संशी के तेवर अब और भी तीखे हो गए थे। आज जियांग बाई का हारना तय है। उसने चारों तरफ देखा। बताओ मेरी बहन को, क्या मैं सही कह रहा हूँ? चाओ संशी बात सुनते ही सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही। जियांग बाई ही हारा है। क्या साहब सही कह रहे हैं। जियांग बाई को हारना ही होगा। हम सब च्या संशी के साथ हैं। हम क्या साहब का सपोर्ट करते हैं। जियांग बाई पहले ही हार चुका है। कीन शुयाओ जो भी खुश थी, उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। च्याओ संशी, तुम बहुत बेगैरत हो। शर्त हारने के बाद भी ये सब। तुम क्या वो फैमिली के वारिस कहलाने लायक नहीं हो। तुम तो बस अपने खानदान का नाम डुबो रहे हो। चीन शुयाओ, तू बहुत भोली है। क्या संशी हंसा।
इस हाई सोसाइटी में सिर्फ पावर की चलती है, ईमानदारी की नहीं। ये चियाओ फैमिली का घर है और मैं यहाँ का मास्टर हूँ। मैंने कह दिया कि कौन जीता तो बस वही जीता। जिस पल तूने जियांग भाई जैसे गवार को चुना, तेरी हार उसी वक्त तय हो गई थी। चियाओ संशी ने अपनी बहन की तरफ देखा। छोटी बहन, जियांग सिटी के हर बड़े परिवार की आवाज तूने सुन ली है। तू हमेशा से बहुत समझदार रही है। अब तुझे पता है कि सही फैसला क्या होगा। इस वक्त च्या संशी के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि च्या फेयान जियांग बाई जैसे कचरे के लिए पूरे शहर से दुश्मनी नहीं लेगी। चीन चांगफोंग और बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। च्या संशी, मेहरबानी करके आज के बाद खुद को मेरी बहन का भाई मत कहना। मुझे तेरे जैसे बेगैरत भाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या फेम की आवाज ने सबकी जान सुखा दी। और सुन, मेरे सामने अपना ये मास्टर वाला रोब मत झाड़। अगर आज तुझे और मुझ में से एक को चुनना पड़ा तो पूरा क्या खानदान किसे चुनेगा, ये बात तो सड़क के कुत्ते को भी पता है। मैं फिर से कह रही हूँ, चीन श्रेया ही मेरी पार्टनर है और वो जिनले ग्रुप की फाउंडर होगी। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो मेरी दुश्मनी मोल लेगा। चीन चांगफंग और बाकी लोगों के चेहरे फिर से सफेद पड़े। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चाओ फेयान अपने भाई की धमकी को कचरे में फेंक देगी और श्रेयाओ का साथ देगी। चाओ साहब, अब अब क्या होगा। चीन चांगफोंग घबरा गया। न सिर्फ वो, बल्कि सोंग यूजियो और चाओरुन की भी हालत खराब थी। अगर क्या फेयान चीन श्रेयाओ के साथ खड़ी है तो उनके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चाओ फैमिली में फेयान की औकात चाओ संशी से कहीं ज्यादा थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्याओ संशी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्याओ फेयान, तू सच में इस हद तक जाएगी? उम्मीद है तुझे पछताना न पड़े। क्याओ संशी झटके से मुड़ा और बाहर जाने लगा। चलो यहाँ से। उसके बॉडीगार्ड्स भी पीछे होने लगे। चाओ संशी, मैंने तुझे जाने के लिए कहा क्या? एक आलसी पर भारी आवाज गूंजी। जियांग बाई पलक झपकते ही चाओ संशी के सामने आ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। जाना है तो शौक से जा, पर पहले अपनी बाजी चुका कर जा। अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो अपनी शर्त पूरी कर। सब लोग पहले तो दंग रह गए, फिर उन्हें याद आया, ये लड़का सच में क्या संशी को मर्द रहने लायक नहीं छोड़ना चाहता। गवार, अपनी मौत को दावत मत दे। क्या संशी ने नफरत से देखा। अगर तू समझदार है तो इस शर्त को भूल जा, वरना क्या फयान भी तुझे नहीं बचा पाएगी। धपाक, जियांग बाई ने एक जोरदार तमाचा क्याओ संशी के मुंह पर जड़ दिया। कचरा तो है, तेरी ये गंदी जुबान में बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। जियांग बाई की आंखें दहक रही थीं। बोल, तू खुद अपनी बाजी पूरी करेगा या मैं तेरी मदद करूं? साले, तेरी ये हिम्मत, मारो इसे, जान से मार दो इसे। क्याओ संशी गुस्से में चिल्लाया। क्याओ फैमिली के दर्जनों बॉडीगार्ड्स एक साथ जांग बे पर टूटे, पर हॉल चीखों से भर गया। जांग बे की फुर्ती के आगे कोई नहीं टिक पाया। देखते ही देखते वो दर्जनों तगड़े गुंडे जमीन पर ढेर हो गए। ये कैसे हो सकता है? साओजुन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये गवार इतना ताकतवर कैसे हो गया? बाकी सब भी फटी आंखों से ये मंजर देख रहे थे।